नमस्कार दोस्तों, स्टडी ऑनलाइन चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम देखेंगे नेहरू रिपोर्ट के बारे में कि नेहरू रिपोर्ट क्या थी, उसकी प्रमुख सिफारिशें क्या थी, नेहरू रिपोर्ट जो है उसको लाने का क्या कारण था या किस कारण से नेहरू रिपोर्ट लाई गई श्री मोतीलाल जी नेहरू द्वारा। और इसके अलावा देखेंगे कि आखिर नेहरू रिपोर्ट के क्या परिणाम रहे या नेहरू रिपोर्ट को जो है किस नाम से, अन्य किस नाम से जाना जाता है, या हम कहें तो किस नाम की इसे संज्ञा दी जाती है। इसके अलावा इसके नेहरू रिपोर्ट्स का जो है कुछ लोगों ने विरोध भी किया था, तो वह भी आज इस वीडियो में देखेंगे। किन कौन कौन सी जो पार्टियां थी या जो लोग थे जिन्होंने इसका नेहरू रिपोर्ट का विरोध किया, वह इस वीडियो में देखेंगे। और इसके अलावा इसकी जो प्रमुख सिफारिशें दी गई थी वह सारा कुछ आज के वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों, एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है नेहरू रिपोर्ट, जहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। तो आज हम नेहरू रिपोर्ट के बारे में देखते हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, अगर नेहरू रिपोर्ट देखें हम, तो इससे पहले हम देखते हैं कि आखिर नेहरू रिपोर्ट का क्या कारण रहा। तो दोस्तों, साइमन कमीशन या हम कहें साइमन आयोग, इसकी स्थापना की गई थी 8 नवंबर 1927 को। 8 नवंबर 1927 को इसका गठन किया गया। और इसी साइमन कमीशन जब भारत आया तो इसका विरोध अनेक जगह पर भारत में जो है इसका विरोध किया गया। जैसे लखनऊ में है, लाहौर में है, दिल्ली इत्यादि में इसका विरोध किया गया। और यहाँ अगर हम देखें तो लाहौर में जो है लाला लाजपत राय पर जब साइमन कमीशन का विरोध किया गया तो उन पर लाठियाँ चली थी, जिसके कारण उनकी बाद में जो है उनकी मृत्यु हो गई थी, लाला लाजपत राय की। तो साइमन कमीशन का जो है जगह जगह विरोध हुआ। और इसी विरोध के फलस्वरूप, यानी अगर हम कहें तो साइमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ, तो उसका तात्कालिक कारण यही था, अगर मुख्य कारण माना जाए तो इसमें जो है एक भी सदस्य भारतीय नहीं था। इसके अलावा अगर हम देखें तो साइमन कमीशन जो था उससे भारतीयों को तो कोई लाभ नहीं हुआ, मगर इसकी वजह से भारत के जो राजनीतिक दल थे उनमें जो आपसी मतभेद चल रहे थे, भारत के राजनीतिक दलों में जो आपसी मतभेद चल रहे थे वह जरूर दूर हुए थे, उनमें कुछ हद तक कमियां आई थी, यानी पारस्परिक जो इनके मतभेद थे वह कम हुए। इसके अलावा अगर हम देखें तो उसके बाद जो भारत में एक आंदोलन आपने देखा था कि 1920 में असहयोग आंदोलन होता है, असहयोग आंदोलन गांधी जी द्वारा किया गया। उस आंदोलन को 1922 में इसकी समाप्ति कर दी गई थी गांधी जी द्वारा, चौरी चौरा की घटना के बाद में, जो कि 5 फरवरी 1922 को हुई थी। तो उसके बाद में क्या हुआ, एक लंबा टाइम पीरियड यानी कि 8 साल करीब लगे। बाद में जो आंदोलन हुआ सभी ने अवज्ञा आंदोलन, तो उससे पहले आया था साइमन कमीशन। तो दोस्तों, इतने लंबे समय तक जो भारतीयों में उत्साह और जोश की जो कमी आई थी या राजनीतिक चेतना की कमी आई थी, वह इस साइमन कमीशन के आने के बाद इसके जो विरोध किया गया तो उसमें जो है भारतीयों में राष्ट्रीय आंदोलन में एक गतिरोध के स्थान पर पुनः जो है नवीन जोश, उत्साह और क्रियाशीलता की स्थापना हुई है। क्रियाशीलता आई उनमें, भारत के लोगों में जन जागृति आई वापस अंग्रेजों का विरोध करने के लिए, और भारत से जो है अंग्रेजी साम्राज्य को अगर एक तरह से कहें तो समाप्त करने के लिए या उनका विरोध करने के लिए एक नवीन राजनीतिक चेतना आई। और अगर हम देखें तो उसके बाद में इसके विरोध के फलस्वरूप हम देखें तो नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी मोतीलाल जी नेहरू द्वारा, जो कि 19 मई 1928 को प्रस्तुत की गई थी। ये इसकी डेट इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है। नेहरू रिपोर्ट 19 मई 1928। अब होता क्या है, इसके विरोध के फलस्वरूप अगर हम देखें तो एक थे लॉर्ड, भारत के सचिव उस समय थे, भारत सचिव लॉर्ड ब्रिकेनहेड, यह उस समय भारत सचिव थे। तो इन्होंने जो है ब्रिकेनहेड, या कहीं कहीं इसका नाम ब्रिकेनहेड भी मिलता है, तो यह भारत के उस समय सचिव थे। इन्होंने ये कहा कि भारतीयों में कब से इतनी चेतना आ गई है, इतनी राजनीतिक चेतना आ गई कि वह अपने संविधान का निर्माण या अपने संविधान का जो प्रारूप है खुद बना सके। तो उन्होंने भारतीयों के सामने क्या किया, एक चुनौती दी कि आप और आपके जितने भी राजनीतिक दल है एक ऐसे संविधान का निर्माण अगर करते हैं अपने लिए, भारत के लिए किसी संविधान का प्रारूप का निर्माण करते हैं, संविधान का निर्माण करते हैं,
जो कि सभी को स्वीकार्य हो, तो हम लोग भी उसको स्वीकार करेंगे। तो उन्होंने ये चुनौती दी कि आप हैं जो विभिन्न जो आपके राजनीतिक संप्रदाय, राजनीतिक दल है, संप्रदाय है, उनकी सहमति से एक संविधान का मसौदा तैयार करिए। इन्हीं लॉर्ड बिरकेनहेड ने कहा संविधान का मसौदा तैयार करिए या प्रारूप तैयार करिए या ड्राफ्ट जिसे कहते हैं वह तैयार करें, तो ब्रिटिश सरकार जो है उसे स्वीकार कर लेगी। क्योंकि इनका ये मानना था लॉर्ड बिरकेनहेड का कि भारतीय जो है अपने लिए किसी संविधान का निर्माण नहीं कर सकते हैं। तो इस चुनौती की जो है बाद में कांग्रेस ने, अखिल भारतीय जो कांग्रेस थी उसने स्वीकार किया इस चुनौती को, और इसी के फलस्वरूप कांग्रेस के द्वारा इसको स्वीकार करने के बाद में एक सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। कांग्रेस की एक सर्वदलीय बैठक बुलाई गई जहाँ पे विभिन्न दलों ने भाग लिया। सर्वदलीय बैठक बुलाई गई और यह बैठक जो बुलाई गई थी 12 फरवरी, अगर हम देखें तो 12 फरवरी 1928 को जो है यह बैठक बुलाई गई। और यह बैठक जो बुलाई गई वह स्थान था लखनऊ। लखनऊ में जो है यह बैठक बुलाई गई, एक सर्वदलीय बैठक। इसी बात को लेकर, संविधान के प्रारूप को बनाने की बात को लेकर एक बैठक बुलाई गई और लखनऊ के अंदर ये बैठक बुलाई गई और इसकी अध्यक्षता की थी, अगर अध्यक्ष की बात करें हम, अध्यक्ष कौन थे तो M.A. अंसारी। M.A. अंसारी जो थे इसके अध्यक्ष थे लखनऊ की इस बैठक के। और इसी बैठक में जो है दोस्तों 29 पार्टियों ने भाग लिया। पूछा जाता है अध्यक्ष के बारे में, पार्टियों के बारे में कि कितनी पार्टियों ने भाग लिया था, तो 29 जो पार्टियां थी, विभिन्न राजनीतिक दल या 29 जो पार्टियां थी उसने इसमें भाग लिया। और यह सर्वदलीय बैठक थी। 12 फरवरी 1928 को यह बैठक बुलाई गई, आयोजित की गई और स्थान जो था लखनऊ था। अध्यक्ष इम्पोर्टेंट है, M.A. अंसारी ने इसकी अध्यक्षता की। और कुछ मौलिक बातों के बाद में क्या हुआ, इस बैठक को जो है स्थगित कर दिया गया और उसके बाद में दोबारा इस बैठक को स्थगित कर दिया गया। उसके बाद में दोबारा जो है मुंबई में एक बैठक आयोजित हुई, मुंबई में दोबारा, और उसके अध्यक्ष भी जो थे वह भी M.A. अंसारी बनाए गए। मुंबई में दोबारा इसकी बैठक आयोजित की गई 19 मई 1928 में। यह मुंबई में जो बैठक हो रही है, पहली जो यहाँ पर हो रही है वह हो रही है फरवरी 1928 में और यह हो रही है मई 1928 में। और इसके अध्यक्ष भी जो थे दोस्तों वह M.A. अंसारी थे। और यहाँ पर क्या होता है, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए 9 सदस्यों की एक कमेटी बनाई जाती है। भारत का प्रारूप तैयार करने के लिए भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए 9 सदस्यीय एक बैठक जो है, इसकी 9 सदस्यों की एक कमेटी की यहाँ कमेटी की नियुक्ति। अगर हम देखें तो अगर पूछा जाए कि कितने सदस्य थे, तो इस कमेटी में जो है 9 सदस्य थे जिनकी नियुक्ति की गई। और इसके अध्यक्ष दोस्तों जो बनाए गए वह नेहरू बनाए गए, मोतीलाल नेहरू। इसीलिए इसको जो है नेहरू कमेटी या नेहरू समिति के नाम से भी जाना जाता है। यह भी पूछा जा सकता है कि नेहरू समिति में कितने सदस्य थे, तो 9 सदस्य थे इसमें। और दोस्तों यह जो बैठक थी अगर हम देखें तो यहाँ मुंबई में की गई थी, ठीक है। नेहरू समिति का जो गठन जो है वह तो मुंबई में हुआ। अगर पूछा जाए कि गठन कहाँ हुआ या नियुक्ति जो हुई इन सदस्यों की कहाँ हुई, मुंबई में। लेकिन इसका अगर कार्यक्षेत्र देखें तो इसका कार्यक्षेत्र रहा था, इसी नेहरू समिति का कार्यक्षेत्र जो रहा वह इलाहाबाद रहा, क्योंकि मोतीलाल जी नेहरू जो थे वह इलाहाबाद से ही थे। तो वहाँ इसका कार्यक्षेत्र जो रखा गया वह बाद में सारा जो कार्यस्थल था वह इलाहाबाद था। पूछा जा सकता है कि इसके गठन कहाँ हुआ, तो मुंबई में, और इसका कार्यक्षेत्र या कार्यस्थल कौन सा था, तो वह था इलाहाबाद। अब हम आगे देखते हैं कि इस नेहरू रिपोर्ट जो समिति थी इसके कौन कौन से सदस्य थे वह देखते हैं। तो हमने देखा नेहरू समिति थी, नेहरू कमेटी बनाई गई जिसमें कि 9 सदस्य थे।
और इस समिति को नेहरू कमेटी या नेहरू समिति किस लिए कहा जाता था, क्योंकि नेहरू जो थे, मोतीलाल नेहरू जो थे इसके अध्यक्ष थे, इसी कारण इसको नेहरू कमेटी कहा जाता है। और ये रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी इन्हीं के द्वारा। और इसके अलावा हम देखें तो इसके जो नेहरू कमेटी जो थे, इसके सचिव जो थे, सचिव की बात करें तो वह जवाहरलाल नेहरू थे, जवाहरलाल नेहरू, जो कि इनके पुत्र थे मोतीलाल जी नेहरू के। तो अध्यक्ष की बात करें कि अध्यक्ष कौन थे, तो मोतीलाल नेहरू, और सचिव की बात आए तो वह थे जवाहरलाल नेहरू। और जवाहरलाल नेहरू जो थे इस प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे, ये केवल जो थे कांग्रेस पार्टी के थे उस समय। अगर पूछा जाए इसके सदस्य है क्या, तो यह नहीं थे, जवाहरलाल नेहरू इसके सदस्य नहीं थे। अब हम देखते हैं इसके कौन कौन से सदस्य थे। तो एक तो मोतीलाल नेहरू हमने देखा, यह अध्यक्ष थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष, प्रारूप समिति के अध्यक्ष। इसके अलावा पहला मोतीलाल नेहरू हो गए, दूसरा जो है वह थे सर अली इमाम। तो यह सर अली इमाम जो थे वह मुस्लिम लीग से थे। इसके अलावा और मुस्लिम लीग के एक अन्य सदस्य भी थे जिनका नाम था शोएब कुरैशी। शोएब कुरैशी, और यह भी जो थे मुस्लिम लीग के थे। यानी दो सदस्य जो थे सर अली इमाम और शोएब कुरैशी, ये दोनों मुस्लिम लीग से थे। इसके अलावा और देखते हैं तो माधवश्री, इनका नाम था माधवश्री हरि एनी, कहीं कहीं नाम अणे भी मिलता है। तो यह जो थे हिंदू महासभा से थे, हिंदू महासभा से थे। और इसके अलावा सुभाष चंद्र बोस थे, यह कांग्रेस से थे। इसके अलावा और अगर हम देखें तो एक थे MRGR प्रधान, MRGR प्रधान, यह गैर ब्राह्मण थे। और सातवां जो देखते हैं हम वह थे सरदार मंगल सिंह, सरदार मंगल सिंह, यह सिख थे। और इसके अलावा तेज बहादुर सप्रू, तेज बहादुर सप्रू, और यह जो थे उदारवादी दल के थे, उदारवादी दल। और इसके अलावा नौवां अगर हम देखें तो MN जोशी, नारायण मल्हार राव जोशी, और यह जो थे लेबर पार्टी के थे। तो दोस्तों यह इस नेहरू जो कमेटी थी उसके सदस्य थे मोतीलाल नेहरू जो कि अध्यक्ष। इसके अलावा दो मुस्लिम लीग से थे, पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है कौन कौन थे, तो सर अली इमाम और शोएब कुरैशी। इसके अलावा हिंदू महासभा से एक थे माधवश्री एनी। इसके अलावा सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के थे, यानी कांग्रेस से एक। और MRGR प्रधान गैर ब्राह्मण थे। सरदार मंगल सिंह एक सिख थे। तेज बहादुर सप्रू जो है उदारवादी दल से थे। और नारायण मल्हारराव जोशी MN जोशी जो कि लेबर पार्टी से थे, इसके सदस्य थे प्रारूप समिति के। इसके अलावा एक और थे जिनका नाम है, पूछा जाता है, ये भी MR जेकर भी इसके एक सदस्य थे, जो थे हिंदू महासभा के थे, लेकिन बाद में इन्होंने अपना नाम, पहले इनका नाम था, बाद में इन्होंने अपना नाम वापस ले लिया, तो यह 9 सदस्य थे यहाँ के नेहरू जो समिति थी उसके। और यह जो नेहरू रिपोर्ट है, अगर अब पूछा जाए कि इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली, तो नेहरू रिपोर्ट की प्रेरणा, ये भी सवाल इम्पोर्टेंट पूछा जाता है
कि नेहरू रिपोर्ट की प्रेरणा कहाँ से मिली। तो नेहरू रिपोर्ट की जो प्रेरणा है यूएसए के बिल ऑफ राइट्स, यूएसए के बिल ऑफ राइट्स से मिली है। इसी से ली गई है यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो है उसके जो बिल ऑफ राइट्स है वहाँ से इसकी प्रेरणा ली गई है। अब क्या होता है दोस्तों, नेहरू रिपोर्ट जो है इसको पूर्ण करने का कार्य कहा गया था कि 1 जुलाई से पहले पहले इसका कार्य पूर्ण कर लिया जाए। 1 जुलाई से पहले, 1 जुलाई 1928 से पहले नेहरू रिपोर्ट में कहा गया कि इसका पूर्णतः जो है इसका कार्य पूर्ण कर लीजिए आप। और इस रिपोर्ट को जो है अगर हम तैयार करने की बात करें कि किस किस ने इसको तैयार किया था, तो इसमें 2 लोगों का नाम आता है, मोतीलाल नेहरू और एक और है तेज बहादुर सप्रू। अगर पूछा जाए कि नेहरू रिपोर्ट जो है इसको, इसके प्रारूप को मुख्य रूप से किन्होंने तैयार किया था, तो 2 लोगों ने तैयार किया था, मोतीलाल नेहरू और तेज बहादुर सप्रू। मुख्यतः इन दोनों ने इसको तैयार किया था और इस रिपोर्ट को बनने में 3 महीने का समय लगा, 3 माह का समय। और इसको जो रिपोर्ट को प्रस्तुत करना जब किया गया तो कांग्रेस की 2 बैठकें रखी गई 2 बार। वह देखते हैं कि प्रथम बार कहाँ रखी गई और द्वितीय बार कहाँ रखी गई, वह देखते हैं। तो हमने देखा इसके 9 सदस्य थे और इसको बनाने में 3 महीने का समय लगा। मुख्य जो था बना प्रारूप समिति को जिन्होंने बनाया था या मुख्य योगदान था वह मोतीलाल नेहरू और तेज बहादुर सप्रू का था। पूछा जाता है मोतीलाल नेहरू प्लस तेज बहादुर सप्रू। लेकिन अगर सदस्यों की बात की जाए तो वह 9 सदस्य थे। और इस रिपोर्ट की जो हमने देखा था कि यूएसए से इसकी प्रेरणा ली गई थी उसके बिल ऑफ राइट्स से। इसके अलावा इसके 2 बार इसको जो है कांग्रेस में अगर हम देखें तो यह रिपोर्ट कांग्रेस की बैठकों में इसको, इस रिपोर्ट को 2 बार रखा गया। वह देखते हैं तो प्रथम बार इसको रखा गया, अगर उस डेट को देखें तो 28 से 30 अगस्त के बीच, 28 से 30 अगस्त के बीच जो है इसको रखा गया और यह रखा गया था लखनऊ में। प्रथम बार इसको रखा गया लखनऊ में। और उसके अलावा इसका जो है इसमें जो है इसका कच्चा मसौदा या कच्चा प्रारूप तैयार किया गया। यहाँ वाला जो ये प्रथम बार जब रखा गया था कांग्रेस की बैठक में तो इसका कच्चा मसौदा जो है तैयार किया गया, इसको रखा गया। और इसकी अध्यक्षता भी अगर हम देखें तो इसके अध्यक्ष भी जो थे वह M.A. अंसारी थे, M.A. अंसारी इसके अध्यक्ष थे। और इसी बैठक में जो है जिन्ना ने इस रिपोर्ट का विरोध किया था, मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा विरोध। पूछा जाता है कि कांग्रेस जो नेहरू रिपोर्ट का विरोध कब किया गया था, तो कांग्रेस के जो बैठक थी उसमें प्रथम बार इसको जब प्रस्तुत किया गया था लखनऊ में, तो इसी जो है यहीं पर जो है मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा इस रिपोर्ट का, नेहरू रिपोर्ट का जो है विरोध किया गया था, यानी उसको उन्होंने अस्वीकार कर दिया। और यही मोहम्मद अली जिन्ना यहाँ से हटकर जो है इसको अस्वीकार करके सफ़ी आगा गुट इस रिपोर्ट को अस्वीकार करके सफ़ी आगा गुट में सम्मिलित हो जाते हैं। यानी यह जो सफ़ी आगा गुट था मुस्लिम लीग का गुट था। मोहम्मद अली जिन्ना यहाँ पर इसका विरोध करके मुस्लिम लीग के सफ़ी आगा गुट में जो है सम्मिलित हो जाते हैं, वहाँ मिल गए। और मुस्लिम लीग ने जो है आगा खां की अध्यक्षता में एक, अगर हम यहीं देखें तो मुस्लिम लीग ने आगा खां के नेतृत्व में, आगा खां की अध्यक्षता में देखें तो आगा खां की अध्यक्षता में ऑल इंडिया
मुस्लिम कन्फेडरेशन 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 की जो है स्थापना की, इसका गठन किया गया। आगा खां के अध्यक्षता में इसका गठन किया गया। पूछा जाता है कि ऑल इंडिया मुस्लिम कन्फेडरेशन की जो है स्थापना या गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया, तो आगा खां की अध्यक्षता में इसका गठन किया गया था। और यहाँ हमने देखा प्रथम बार प्रस्तुत किया और दूसरी और अंतिम बार इस रिपोर्ट को जो प्रस्तुत किया गया था वह कलकत्ता में जो कांग्रेस की बैठक हुई थी या कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में, उसमें प्रस्तुत किया गया था और यह था दिसंबर 1928 में। फाइनली जो है इसको दिसंबर 1928 में प्रस्तुत कर दिया गया कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में। और अगर हम देखें कि नेहरू जो रिपोर्ट इसकी स्थापना के उद्देश्य क्या थे या इसकी रूपरेखा या इसके सिद्धांतों या इसके जो सिफारिशें थी उसका वर्णन अगर हम करें कि उसको देखें कि सिफारिशें क्या क्या थी, तो उसका वर्णन देखते हैं कौन कौन सी इसके द्वारा सिफारिशें की गई थी। तो सिफारिशों पे देखते हैं, तो अगर सबसे पहले अगर हम देखें तो पहली सिफारिश थी औपनिवेशिक दर्जा, यानी भारत को एक औपनिवेशिक दर्जा दिया जाए। यानी अगर हम देखें तो भारत की स्वतंत्रता जो है राष्ट्रमंडल के अधीन रखते हुए ही दी जाए। तो यहाँ जो है पूर्ण स्वराज्य की बात नहीं की गई थी, इसके कारण इस नेहरू रिपोर्ट का यहाँ विरोध भी होता है। तो अगर यानी भारत को औपनिवेशिक दर्जा दिया जाए और भारत की स्वतंत्रता जो ब्रिटिश राष्ट्रमंडल है उसके सदस्यों में सम्मिलित किया जाए। भारत की स्वतंत्रता राष्ट्रमंडल के अधीन रखते हुए दी जाए। दूसरा अगर हम देखें तो यह बात कही गई थी कि केंद्र में जो है पूर्ण उत्तरदायी शासन हो। दूसरी जो प्रमुख बात इसमें सिफारिश की गई थी कि केंद्र में जो है पूर्ण उत्तरदायी शासन हो, यानी भारत एक संघ होगा और उसके अधीन जो है केंद्र में द्विसदनीय विधानमंडल की व्यवस्था की जाएगी। यानी केंद्र में द्विसदनीय विधानमंडल होगा। द्विसदनीय जो है विधानमंडल की व्यवस्था की जाएगी, जिसे क्या होगा, सीनेट और प्रतिनिधि के नाम से जाना जाएगा। जिसे सीनेट और प्रतिनिधि के नाम से जाना जाएगा। और अगर हम देखें तो सीनेट में जो है 200 सदस्य होंगे। यह कहा गया सीनेट में 200 सदस्य होंगे और इनका कार्यकाल जो है 7 वर्ष का होगा इन सदस्यों का। इसके अलावा प्रतिनिधि सभा इसके जो है सदस्य 500 होंगे और इनका कार्यकाल जो है 5 वर्ष का होगा। यह प्रमुख सिफारिश इसमें दी गई थी। और इन्हीं को जो है अवशिष्ट शक्तियाँ अगर कहा जाए तो अवशिष्ट शक्तियाँ जो है केंद्र को दी जाएगी। अवशिष्ट शक्तियाँ जो है वह केंद्र को दी जाए और मंत्रिमंडल जो है इस सदन के प्रति उत्तरदायी होगा। यह जो प्रमुख सिफारिश है इसके लिए नेहरू रिपोर्ट द्वारा दी गई थी। इसके अलावा हम देखें तो वायसराय की संवैधानिक स्थिति के बारे में बताया गया। कि वायसराय की संवैधानिक स्थिति कैसी होगी, तो रिपोर्ट में सुझाव दिया गया था कि वायसराय जो था वह कार्यपालिका के सुझाव के आधार पर ही कार्य करेंगे। यानी इसकी स्थिति क्या होगी, यह जो है कार्यपालिका के सुझाव जो होगा सुझाव पर ही कार्य करेंगे। कार्यपालिका के सुझाव पर ही कार्य करेंगे और इसी प्रकार जो है संवैधानिक प्रमुख बनाने का सुझाव दिया गया था। और इनकी जो शक्तियाँ होगी वायसराय की वह ब्रिटिश ताजशाही के समान होगी, या हम कहें ब्रिटिश शाही ताज के समान होगी। चौथा पॉइंट देखते हैं इनकी सिफारिशों में। तो इन्होंने जो है प्रांतों के संदर्भ में भी कुछ व्यवस्था बताई गई थी। प्रांतों के संदर्भ में
तो प्रांतों के संदर्भ में जो इन्होंने बताया था वह बताया था कि भाषाई आधार पर, क्योंकि भारत में विभिन्न प्रकार की भाषाएं बोली जाती थी, तो भाषाई आधार पर प्रांतों का गठन किया जाएगा। भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की इसमें सिफारिश की गई। और इसके अलावा बम्बई को बांटकर सिंध प्रांत, अगर हम देखें तो बम्बई को बांटकर सिंध प्रांत, और इसके अलावा और देखें तो कर्नाटक जो था, कर्नाटक को कन्नड़ भाषा के आधार पर कर्नाटक को जो है कन्नड़ भाषा के आधार पर एक नए प्रांत का निर्माण किया जाए, बम्बई को बांटकर सिंध प्रांत का, तथा कर्नाटक को कन्नड़ जो भाषा थी इसके आधार पर एक नए प्रांत का जो है निर्माण किया जाए। और इसके अलावा इसमें और भी कहा गया था कि जो बलूचिस्तान था, बलूचिस्तान, उसको भी जो है प्रांत का दर्जा दिया जाए, बलूचिस्तान को भी जो है प्रांत का दर्जा दिया जाए। तो यह प्रमुख जो थी औपनिवेशिक दर्जा, केंद्र में पूर्ण उत्तरदायी शासन, जिसमें कि सीनेट और प्रतिनिधि सभा होगी। सीनेट की संख्या 200 होगी सदस्यों की, 7 वर्ष का कार्यकाल होगा। प्रतिनिधि सभा की जो है 500 सदस्य होंगे और इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। इसके अलावा वायसराय की संवैधानिक स्थिति बता दिया कि कार्यपालिका के सुझाव पर भी जो है वायसराय जो है कार्य करेंगे। और प्रांतों के संदर्भ में बताया कि मुख्यतः भाषाई आधार पर प्रांतों का गठन किया जाए, यह बताया गया था। इसके अलावा आगे और देखते हैं इसकी प्रमुख सिफारिशें। अगली जो सिफारिश 5वीं हम देखते हैं तो यह सर्वोच्च न्यायालय को लेकर थी। सर्वोच्च न्यायालय, तो दोस्तों इसमें बताया गया था इस सिफारिश के अंतर्गत कि भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय होगा, यानी भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय होना चाहिए। भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय होना चाहिए जो कि भारत की सर्वोच्च संस्था हो। यह कहा गया कि भारत की सर्वोच्च न्यायिक संस्था यही होगी, यही सर्वोच्च न्यायालय जो है भारत की सर्वोच्च न्यायिक संस्था होगी। यह प्रमुख सिफारिश इसमें दी गई थी कि भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय होना चाहिए और यही जो है भारत की सर्वोच्च न्यायिक संस्था होगी। इससे पहले भी दोस्तों जो है भारत में सर्वोच्च न्यायालय होते थे, लेकिन इन न्यायालयों से ऊपर भी एक प्रीवी काउंसिल होती थी, प्रीवी काउंसिल, प्रीवी काउंसिल या प्रीवी काउंसिल होती थी। तो इसको समाप्त किया जाए कि प्रीवी काउंसिल जो है वह अब न्यायिक संस्था नहीं होगी, भारत का सर्वोच्च न्यायालय ही जो है सर्वोच्च न्यायिक संस्था होगा। अगला अगर हम देखें तो केंद्रीय कार्यकारिणी के बारे में सिफारिश दी गई। केंद्रीय कार्यकारिणी, और इसमें बताया गया कि जो कार्यकारिणी की जो शक्ति है वह सम्राट में निहित होगी। कार्यकारिणी की जो शक्ति है वह सम्राट में निहित होगी और इस शक्ति का प्रयोग जो है वायसराय, इसी शक्ति का प्रयोग वायसराय सम्राट के, इसी शक्ति का प्रयोग जो है वायसराय इस सम्राट के प्रतिनिधि के रूप में करेंगे। दोस्तों अगर हम देखें तो अभी तक जो हमने देखा उसमें कहीं पे भी भारत को पूर्णतः जो है स्वतंत्रता का कहीं पे भी जिक्र या बात नहीं की गई। यहाँ सब है जो या तो औपनिवेशिक दर्जा दिलाने के लिए, यहाँ अगर हम देखें तो सम्राट के अधीन या वायसराय जो है प्रतिनिधि के रूप में कार्य करेंगे, वह बताया गया है। इसके अलावा इसी वायसराय की यही बताया गया कि एक मंत्री परिषद होगी, इसी वायसराय की एक मंत्री परिषद होगी और इस मंत्रिपरिषद में कुल 7 सदस्य होंगे। यह सिफारिश की गई, जिसमें कि एक तो इन 7 सदस्यों में एक प्रधानमंत्री होगा और 6 अन्य सदस्य होंगे। इन्हीं 7 सदस्यों में यानी वायसराय की एक मंत्रिपरिषद होगी, इसमें कि 7 सदस्य होंगे, जिसमें एक प्रधानमंत्री होगा और
बाकी जो है 6 अन्य सदस्य या अगर हम कहें तो अन्य मंत्री होंगे। और इस प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति की बात करें तो इसकी नियुक्ति जो है, इसका अधिकार वायसराय को होगा। इसकी नियुक्ति, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करने का अधिकार जो होगा वायसराय को होगा। और इसके अलावा अन्य मंत्रियों की जो नियुक्ति है वह भी वायसराय द्वारा ही की जाएगी, लेकिन इस प्रधानमंत्री के सुझाव या सलाह के आधार पर इसकी नियुक्ति वायसराय कर सकेंगे। यह इसमें सिफारिश की गई, यानी प्रधानमंत्री की वहाँ सलाह और सुझाव जरूरी है अन्य मंत्रियों की नियुक्ति के लिए। लेकिन अगर प्रधानमंत्री की नियुक्ति की बात करें तो एक प्रधानमंत्री का पद होगा जिसकी नियुक्ति का अधिकार इस वायसराय को होगा। इसके अलावा यह मंत्रिपरिषद जो होगी, अगर हम देखें तो यह मंत्रिपरिषद जो है अपने कार्यों के लिए केंद्रीय विधानमंडल, यह मंत्रिपरिषद अपने कार्यों के लिए केंद्रीय विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होगी, केंद्रीय विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होगी। तो इस सिफारिश में ये प्रमुख बातें बताई गई कि केंद्रीय कार्यकारिणी के बारे में बताया गया कि इसकी जो प्रमुख शक्ति जो होगी वह सम्राट के पास होगी और वायसराय जो होगा उसके प्रतिनिधि के रूप में, सम्राट के प्रतिनिधि के रूप में काम करेगा। और इसकी सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसमें कि एक प्रधानमंत्री और 6 अन्य मंत्री होंगे, यानी टोटल जो है 7 सदस्य होंगे। प्रधानमंत्री की नियुक्ति वायसराय द्वारा की जाएगी और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी जो है वायसराय द्वारा ही की जाएगी, परंतु प्रधानमंत्री की सलाह पर की जाएगी। और यही जो टोटल जो ये सदस्य हैं या ये मंत्री हैं, यह अपने कार्यों के लिए केंद्रीय विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होंगे। अब अगली विशेषता देखते हैं, हम इसकी अगली सिफारिश देखते हैं। दोस्तों अगली जो सिफारिश थी वह मुस्लिम प्रतिनिधित्व को लेकर थी। मुस्लिम प्रतिनिधित्व, अगली जो सिफारिश थी मुस्लिम प्रतिनिधित्व को लेकर थी कि इसमें कहा गया नेहरू रिपोर्ट में कि जो केंद्र में है, केंद्र में 25% मुस्लिम प्रतिनिधित्व होना अनिवार्य होगा। तो इस रिपोर्ट में यह सिफारिश दी गई कि मुस्लिमों के लिए केंद्र के अंदर 25% मुस्लिम प्रतिनिधित्व होना अनिवार्य होगा। और इसी की बात को लेकर जिन्होंने इसका विरोध किया था उनके द्वारा जो कहा गया वह कहा गया कि यहाँ पर जो है 1/3 सदस्य होना हमारे लिए ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि मुस्लिमों को जो प्रतिनिधित्व है वह 1/3 होना चाहिए, यानी इतने मंत्री मुस्लिम जो क्षेत्र से होने चाहिए मुस्लिम। अगली सिफारिश अगर हम देखें तो वह मुस्लिम आरक्षण को लेकर थी। और इसमें जो बात कही गई थी कि मुस्लिमों को जो आरक्षण वहीं दिया जाएगा जहां मुस्लिम कुल जनसंख्या के 10% से कम हो, वहीं पर जो है मुस्लिमों को आरक्षण दिया जाएगा। इसके अलावा इसमें कहा गया कि बंगाल और पंजाब इन क्षेत्रों में मुस्लिमों को आरक्षण जो है कोई आरक्षण उन्हें दे नहीं होगा, क्योंकि इन प्रांतों में जो था उनका बहुमत था। इस कारण यहाँ पर इनको आरक्षण दे नहीं होगा। और वहीं आरक्षण दे होगा जहाँ पर कि कुल जनसंख्या का 10% से यह कम होंगे। अगली अगर सिफारिश हम देखें तो वह पृथक निर्वाचन से संबंधित थी। और इसमें बताया गया है कि मोतीलाल नेहरू द्वारा एक सुझाव दिया गया था कि पृथक निर्वाचन को समाप्त कर दिया जाए, इस पृथक निर्वाचन को जो है समाप्त कर दिया जाए। यह सुझाव दिया था मोतीलाल जी नेहरू द्वारा। और इसकी जगह पर इन्होंने कहा कि संयुक्त निर्वाचन को अपना लिया जाए, संयुक्त निर्वाचन। तो इन्होंने कहा कि पृथक निर्वाचन को समाप्त कर दिया जाए, इसकी जगह पर संयुक्त निर्वाचन को अपना लिया जाए, क्योंकि यह मानते थे कि पृथक निर्वाचन से राष्ट्रीयता जो है खतरे में पड़ सकती है या पड़ जाएगी।
अगली सिफारिश जो थी वह निर्वाचन से संबंधित थी। अगली सिफारिश जो थी वह निर्वाचन से संबंधित थी और इसमें बताया गया कि यह सुझाव दिया गया कि वयस्क मताधिकार के आधार पर वयस्क मताधिकार को निर्वाचन का जो है नियम बनाया जाए। वयस्क मताधिकार के आधार पर अगर हम देखें, वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचन का नियम बनाया जाए। यह प्रमुख सिफारिश नेहरू रिपोर्ट में दी गई थी और जो आयु निर्धारित की गई वह 21 वर्ष। मताधिकार की जो आयु निर्धारित की गई थी कि 21 वर्ष की जो आयु पूर्ण कर लेता हो उसको मत देने का अधिकार हो। तो अगली जो सिफारिश थी वह धर्मनिरपेक्षता पर आधारित थी और इसमें जो कहा गया कि इन्होंने जो सुझाव दिया इसके अंतर्गत, तो धर्म विहीन अगर हम देखें तो इन्होंने जो प्रमुख सुझाव दिया था वह दिया था कि धर्म विहीन राज्य की स्थापना हो, जहाँ पर कि कोई प्रमुख धर्म ना हो, किसी एक धर्म का जो है उसकी बात नहीं की जाए। धर्मनिरपेक्षता पर यह पूर्णतया आधारित थी। इसका सुझाव दिया गया कि धर्म विहीन जो है राज्य की स्थापना की जाए। और इसके अलावा अगर 12वां हम देखें तो भाषा को लेकर जो सिफारिश दी गई थी उसको देखते हैं। तो इन्होंने कहा था कि कार्यालयों की जो भाषा है, कार्यालयों की भाषा हिंदी, यानी इनके द्वारा जो सुझाव दिया गया था कि कार्यालयों की जो भाषा है वह हिंदी रखी जाए और लिपि जो हो, अगर लिपि की बात करें तो वह देवनागरी लिपि हो। यह दोनों प्रमुख सुझाव जो है भाषा को लेकर दिए गए। तो यह जो अगली सिफारिश है वह मौलिक अधिकार से संबंधित थी और इसी मौलिक अधिकार के अंतर्गत नागरिकता को लेकर और इसके अलावा अगर हम देखें तो मौलिक अधिकार को परिभाषित किया गया था। इन दोनों को परिभाषित किया गया, यानी नागरिकता और मौलिक अधिकार को इसमें परिभाषित किया गया। और इसके अलावा इनमें अगर देखें तो कुल टोटल जो है 19 मौलिक अधिकारों की मांग की गई। 19 मौलिक अधिकारों की इस सिफारिश में नेहरू रिपोर्ट के आधार पर मांग की गई थी। अगली सिफारिश अगर हम देखें तो वह जमींदारों से संबंधित थी और इसमें प्रमुख जो बात कही गई कि जमींदारों को जो है भूमि संबंधित असीमित अधिकार दे दिए जाए, यानी कि उनको जो है उनके असीमित अधिकारों को सुरक्षित। इसके अंदर अगर हम देखें तो जमींदारों के असीमित अधिकारों को सुरक्षित रखा जाए। यह एक अन्य सिफारिश दी गई थी। ये सोचते थे कि जमींदार जो है कहीं विद्रोह ना कर दें, तो इसलिए जो है जमींदारों को भूमि संबंधित जो इनके अधिकार हैं, भूमि संबंधित जो अधिकार है वह सुरक्षित, इनमें इस सिफारिश में इसको सुरक्षित रखा गया था। तो यह जो थी दोस्तों नेहरू रिपोर्ट की प्रमुख सिफारिशें थी, इनका कि बाद में विरोध भी हुआ वह देखते हैं। तो इस जो सिफारिश थी प्रमुख जो सिफारिश थी वह हमने देखी। और अगर हम इसके विरोध की बात करें तो इसका विरोध जो प्रमुख रूप से किया था, तो इसकी विरोध की बात करें तो इसका विरोध प्रमुखतः जो किया गया सुभाष चंद्र बोस, इसके अलावा अगर हम देखें तो सत्यमूर्ति, खुद इनके जो पुत्र थे जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने इसका विरोध किया था क्योंकि जिस रिपोर्ट के द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता की मांग नहीं रखी गई, इस कारण इन्होंने इसका विरोध किया था। क्योंकि इससे पहले जो था, इस रिपोर्ट के पहले
1927 में जो मद्रास अधिवेशन हुआ था दोस्तों, उसी में जो है कांग्रेस ने पूर्ण जो स्वाधीनता जो थी उसका लक्ष्य रखा था, उन्होंने पारित किया था। और इस रिपोर्ट में उसकी कहीं पर भी जो है चर्चा नहीं की गई, बल्कि उपनिवेशिक दर्जा देने की चर्चा की गई। इसी बात को लेकर जो है सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू ने, इन दोनों ने मिलकर एक नवंबर 1928 में ऑल इंडिया, अगर हम देखें तो ऑल इंडिया इंडिपेंडेंस लीग, एक अलग ही जो है ऑल इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की जो है इसका गठन किया, या हम देखें तो इसकी स्थापना की सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू। इम्पोर्टेंट सवाल बनता है कि ऑल इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की जो है स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई थी। नेहरू रिपोर्ट से जो है इसमें किए गए सिफारिशों से नाराज होकर। इसके अलावा इनके द्वारा विरोध किया गया था, और इसके अलावा मोहम्मद अली जिन्ना जो थे उनके द्वारा भी विरोध किया गया था। और विरोध में हम देखें अगर तो बाद में जो है मोहम्मद अली ने जो है अपनी खुद की भी 14 सूत्री मांगे रखी थी मार्च 1929 में। जो हमने देखा, जो जिन्ना थे उन्होंने जो मुस्लिम लीग का सफ़ी आगा गुट था उसमें भी यह सम्मिलित हो गए, और उसके अलावा इन्होंने अपनी 14 सूत्रीय मांग यह बाद में जो है मार्च 1929 में प्रस्तुत की थी। मार्च 1929 में मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा अपनी प्रत्यक्ष से अपनी मांगे रखी गई। अब अगर हम देखें तो इस रिपोर्ट को बाद में संशोधित रूप से भी प्रस्तुत किया गया था, लेकिन अंग्रेजी संसद सरकार जो थी इसने इसको अस्वीकार कर दिया। और यही नेहरू रिपोर्ट जो थी भारतीयों द्वारा बनाई गई पहली संवैधानिक रिपोर्ट कहलाती है, या हम कहें तो भारतीयों द्वारा बनाई गई, पूछा जा सकता है, बनाई गई पहली संवैधानिक योजना। यही जो है भारतीय द्वारा बनाई गई पहली संवैधानिक योजना थी। तो इसी रिपोर्ट को जो है अगर हम देखें लास्ट में, तो इसी रिपोर्ट को वर्तमान जो भारतीय संविधान है, वर्तमान भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल बनता है दोस्तों यहाँ पर कि किस रिपोर्ट को जो है वर्तमान भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट कहा जाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा नेहरू रिपोर्ट। यानी इसको जो है वर्तमान भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट माना गया है। तो दोस्तों यह था नेहरू रिपोर्ट से संबंधित आज का हमारा प्रमुख टॉपिक, जिसमें कि हमने नेहरू रिपोर्ट की प्रमुख सिफारिशों को देखा, इनके जो नेहरू रिपोर्ट की सिफारिशों का आधार पर जिन्होंने इसका विरोध किया था उनके बारे में देखा, जिनमें हमने सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू जिन्होंने कि ऑल इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी वह देखी, मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा इसकी रिपोर्ट के बाद में ही तुरंत बाद जो है कभी कभी क्रम में भी पूछा जाता तो नेहरू रिपोर्ट पहले थी, मोहम्मद अली जिन्ना जो थे उनकी 14 सूत्रीय मांगे जो थी वह बाद में प्रस्तुत की गई थी। यह भी कभी क्रम में मिलान में आता है। इसके अलावा हमने नेहरू रिपोर्ट जो मोतीलाल जी नेहरू द्वारा तैयार की गई थी, 29 दलों ने इस कमेटी में जो थे सर्वदलीय जो थी उसमें राजनीतिक पार्टियां थी, उन्होंने भाग लिया। इसके अलावा नेहरू रिपोर्ट को तैयार करने के लिए 9 सदस्यों की कमेटी बनाई गई, वह हमने देखा। उन 9 सदस्य जो समिति थी उसके अध्यक्ष जो कि जिन्होंने प्रस्तुत किया था मोतीलाल नेहरू, वह इसके अध्यक्ष थे, और सचिव जो थे इनके पुत्र जवाहरलाल नेहरू थे। इसके अलावा हमने इनके जो 8 अन्य सदस्य थे उनके बारे में देखा। तो यह जो बातें प्रमुख बातें थी नेहरू रिपोर्ट को लेकर, जहाँ जहाँ से दोस्तों सवाल बनते हैं या सवाल पूछे जाते हैं कंपटीशन एग्ज़ाम में, जिसमें कि अगर हम नेट, JRF या कोई भी बड़ा एग्ज़ाम देखें तो नेहरू रिपोर्ट से संबंधित जितनी भी बातें थी, जितने भी सवाल जहाँ से पूछे जाते हैं, वह आज के टॉपिक में हमने सारे कवर कर लिए। तो दोस्तों आशा करता हूँ आज का टॉपिक आपको पसंद आया होगा। तो पसंद आया प्लीज़ दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर करें, लाइक करें। आपके लाइक से ही जो है हमें प्रोत्साहन मिलता है, जिसके कारण हम आगे और वीडियो बना पाते हैं। इसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।